चैप्टर का नाम है हमारे का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी वर्ड जहां भी आए उसका मतलब होता है कि हम जस्ट बाहर का उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में जस्ट हमने देखा था कि जो प्लांट होता है, प्लांट में भी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी, और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स की बात हमने की थी। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम देख रहे थे कि बाहर से उसकी रूट कैसी दिखती है, उसका स्टेम कैसा है, लीव्स कैसी हैं, फ्लावर्स कैसा है। तो ये सब जस्ट हमने बाहर बाहर का स्ट्रक्चर देखा था, मतलब वहां हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। बट अब चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी का मतलब होता है हमें अंदर झांकना है उसके, कि रूट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्टेम के अंदर क्या क्या है, लीफ के अंदर क्या क्या है। तो एनाटॉमी में हमें अंदर की स्टडी करनी है प्लांट की। तो दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स है यानी जो एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, उनका हमें देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कि उनके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी प्लांट्स की, उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। देन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अडेप्टेशन से शो करता है टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। अलग अलग जो स्ट्रक्चर होंगे प्लांट के वो अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन शो करते हैं। जैसा हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर देखा था कि अगर कोई प्लांट डेजर्ट में प्रेजेंट है तो उसकी लीफ अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, अगर कोई यहाँ पे प्रेजेंट है तो अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेगी। तो अब आगे आता है टिश्यूज। अब एक टिश्यू जो होता है वो हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स मिलके ही टिश्यू बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन सभी सेल्स का जो ओरिजिन होगा वो कॉमन होगा, एक पर्टिकुलर जगह से ही वो ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब एक ही जगह से वो आए हैं। तो ओरिजिन जो है उनका सबका कॉमन है, और यूजुअली वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या देखा कि टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ है, और उन सेल्स का जो ओरिजिन है वो सेम है, और लगभग उनका फंक्शन जो होगा वो भी सबका सेम होगा। देन अब अगर हम देखें कि सेल्स डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे टिश्यू जो होगा वो दो टाइप का होगा। टिश्यू है, टिश्यू बना होता है सेल से, तो ये जो सेल है ये या तो डिवाइड करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे। उस बेसिस पे हमने इस टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब जहां भी मेरिस्टेम वर्ड आए, मेरिस्टेम हमने सेल साइकिल एंड डिवीजन में देखा था कि प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेम वो रीजन होता है जहां पे माइटोसिस होता है, यानी जहां पे डिवीजन चलता रहता है। तो मेरिस्टेम वर्ड जहां भी आए मतलब डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवाइड करते रहेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है कि ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके सेल्स डिवीजन के कैपेबल है, मतलब यहाँ के सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो परमानेंट हो चुके हैं, अब उनके अंदर डिवीजन नहीं होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिवीजन बंद हो जाना। तो ये टिश्यू जब डिवाइड करना बंद कर देंगे मेरिस्टेमेटिक, तो इन्हीं से बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज। अब फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है वो थे एनग्रू। एनग्रू साइंटिस्ट का नाम है, इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। देन परमानेंट टिश्यू जो है हमारा दो टाइप का होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इनके अंदर इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब जब भी हम मैच्योर बोलेंगे किसी को, मैच्योर का मतलब है वहां पे डिवीजन बंद हो गया है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तो डिवीजन चलता रहना चाहिए। अब टिश्यू है तो टिश्यू बना होगा सेल से, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होंगे उनमें डिवीजन चलता रहना चाहिए। अब डिवीजन चलता रहना चाहिए तो यहाँ के सेल्स मैच्योर नहीं होने चाहिए, यहाँ के सेल्स इमेच्योर होंगे। दूसरी बात, यहाँ के सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होंगे। अब जहां भी हम डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब है वहां पे डिवीजन बंद हो गया है, लेकिन यहाँ तो डिवीजन चलता रहना चाहिए। अब डिवीजन अगर चलता रहना चाहिए तो डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ के जो सेल होंगे वो डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, वो अनडिफरेंशिएटेड होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होंगे, पहली बात वो मैच्योर नहीं होंगे, इमेच्योर होंगे। दूसरा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे। खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिवीजन खत्म हो गया। तो यहाँ पे डिवीजन तुम्हें खत्म करवाना है या चलते रहना है? चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएटेड होने चाहिए या अनडिफरेंशिएटेड?
अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन चलता रहेगा। डिफरेंशिएटेड का मतलब डिवीजन रुक गया, पर यहाँ पे हमें सेल चाहिए जो डिवाइड करते रहे, तो सेल यहाँ पे कैसे होंगे, अनडिफरेंशिएटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू मतलब किससे बना है, सेल से, तो वो सेल जो होंगे कैसे होंगे, पहली बात इमेच्योर, दूसरा अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। द सेल्स आर स्मॉल साइज्ड एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। अब जिसका ध्यान नहीं है ना वो बेशक ध्यान मत दो, ये स्लाइड कराते ही क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, ठीक है, और तुम्हारे घर रिपोर्ट जाएगी। पहला बताया मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं वो इमेच्योर होंगे और अनडिफरेंशिएटेड होंगे। दूसरा, उन सेल्स का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, सेल्स का साइज क्या होगा, स्मॉल। दूसरा, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। देखो इंट्रा और इंटर बता रखा है ना मैंने तुम्हें, हाँ, जैसे ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंट्रासेल्युलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेस। और एक ये सेल है और दूसरा ये सेल है, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, टिश्यू बना है सेल्स से, उन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, मतलब आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस इनके बीच में नहीं है। साइज कैसा है इनका, स्मॉल, स्मॉल साइज है। These cells have indefinite capacity of division। ये जो सेल्स होते हैं ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं, इनकी जो कैपेसिटी है वो इनडेफिनेट है, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू में जो सेल है उनकी कैपेसिटी डिवीजन की कैसी है, इनडेफिनेट, मतलब लगातार डिवाइड करते ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स आर यूजुअली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है, जहां भी आइसो वर्ड आए ना, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, मतलब यहाँ जो सेल होंगे लगभग सबका डायमीटर कैसा होगा, सेम होगा, लगभग सारे साइज, सारे जो सेल होंगे वो सेम साइज के होंगे, ठीक है। तो सेल्स छोटे हैं और सेम साइज के, यानी आइसो डायमेट्रिक है। The region of plants where meristematic tissue is present is called meristem। अब हमने देखा था कि मेरिस्टेम के अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है मेरिस्टेम के अंदर, माइटोसिस। अब मेरिस्टेम में माइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि वहां पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट का वो एरिया जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे उस एरिया को बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल लैक द सेकेंडरी वॉल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, टिश्यू किससे बना है, सेल से, तो उस सेल के पास सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, उस सेल के पास सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने तुम्हें सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ाया और साइटोकाइनेसिस पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो बीच में तुम्हारी प्लांट सेल में सेल प्लेट बन रही थी, उस सेल प्लेट का एक और नाम बताया था, मिडल लैमेला। क्या बताया था, मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला के जस्ट बाद बनती है प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल तो होगी, इसमें मिडल लैमेला भी होगा, प्राइमरी वॉल भी होगी, पर सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। कौन सा टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इतना आया समझ। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पहला उसको क्लासिफाई करेंगे लोकेशन के बेसिस पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब क्या होता है, टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। वो मेरिस्टेम जो रूट की टिप पे होगा उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। वो मेरिस्टेम जो शूट की टिप पे होगा उसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। फ्लावर कहाँ से आया था, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। तो टिप पे होगा एंड टिप्स ऑफ देयर ब्रांचेस, अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट में है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट में है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब देखो जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी दो टाइप की होगी, एक प्राइमरी प्लांट बॉडी और एक सेकेंडरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी प्लांट बॉडी मतलब फाइनल हो गया, अब प्लांट मैच्योर हो गया। तो जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एपिकल मेरिस्टेम। क्यों, क्योंकि रूट की ग्रोथ कौन कराएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट की ग्रोथ कौन कराएगा,
शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम। रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट में शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ वाइज ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ। और जो विड्थ वाइज ग्रोथ होती है, चौड़ाई अगर हमें बढ़ानी है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है, लेंथ वाइज ग्रोथ, कौन सा मेरिस्टेम कराएगा? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। तो हमने लोकेशन के बेस पे पहला मेरिस्टेम देखा एपिकल। सेकंड मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज। जैसे होता क्या है कि प्लांट के अंदर ये परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू, तो इन परमानेंट टिश्यू के बीच में होगा कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाम से ही लग रहा है ना, बीच में होगा, तो ये क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और प्रेजेंट होगा दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में। रीजनरेशन इन ग्रासेस अकर्स ड्यू टू इंटरकैलरी रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुमने देखा होगा कहीं पे भी घास है, उस घास को जैसे ग्रेजिंग अगर उसकी हो जाती है, कोई भी भैंस आके अगर उसको खा लेती है घास को, तो थोड़े दिन बाद घास वापिस आ जाता है ना। यूं तो है नहीं, वो यूं ही रहेगा, घास कटा हुआ है। तो वो घास की जो रीजनरेशन होती है, दोबारा से जो घास उग जाता है, वो किसकी वजह से उगता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। किसकी वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की भी जरूरत होती है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? लेंथ वाइज ग्रोथ। तो लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए हमने दो मेरिस्टेम देखे। पहला एपिकल मेरिस्टेम, रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट में शूट एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होगा। परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन नहीं होता। उसके बाद थर्ड आता लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम। ये प्रेजेंट होगा लेटरली। कहाँ होगा? लेटरली, मतलब प्लांट में साइड में प्रेजेंट होगा। साइड में प्रेजेंट है तो साइड में ग्रोथ कराएगा। साइड में ग्रोथ कराएगा मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। कौन सी ग्रोथ कराता है? सेकेंडरी, मतलब प्लांट की विड्थ बढ़ाएगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट लेटरली अराउंड परमानेंट टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी जो टिश्यू डिवाइड नहीं कर पाते, उनके साइड में प्रेजेंट होगा कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विड्थ वाइज ग्रोथ, यानी हमें प्लांट की चौड़ाई बढ़ानी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड आ गया इसके बाद। पहले ये देखो, हमने देखा पहले तो कि जो हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यू बने हैं सेल से, तो वो जो सेल हैं उनका ओरिजिन क्या होगा? कॉमन, और वो एक फंक्शन जनरली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टिश्यूज के अंदर है सेल, उस बेसिस पे सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, उस बेसिस पे ये टिश्यू कितने टाइप के? दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होंगे उनका डायमीटर सबका सेम, साइज छोटा, साइज छोटा होगा। ठीक है, और क्या देखा था? वो मेच्योर या इमेच्योर? इमेच्योर। डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम में प्राइमरी ग्रोथ कौन कौन से करा रहे हैं? एपिकल और इंटरकैलरी तो कराएंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है यानी विड्थ वाइज ग्रोथ है, वो कौन सा मेरिस्टेम करा रहा है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ग्रासेस में कौन सा मेरिस्टेम होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उनका रीजनरेशन कराता है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड। एक्सिल का मतलब तुम्हें पता है, एक्सिल रेफर्स टू एंगल बिटवीन स्टेम एंड अपर स्टॉक ऑफ लीफ। जो स्टॉक देखी थी लीफ की और जो तुम्हारा स्टेम था, उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सिल, है ना। तो बड जो तुम्हें मिलेगा इस एक्सिल वाले रीजन में, उस बड को कौन सा बड बोलेंगे? एक्सिलरी बड। कौन सा बड बोलेंगे? एक्सिलरी बड बोलेंगे। ठीक है, समझना। देखो, ये स्टेम है और ये मान लो तुम्हारा जो लीफ है उसकी डंडी है। ठीक है, तो इसके बीच में और स्टेम के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सिल। अब ये स्टेम है ना, स्टेम मतलब शूट, तो शूट पे कौन सा मेरिस्टेम था? शूट एपिकल मेरिस्टेम।
यानी ये जो यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है, एक्सिल में जो बर्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो ये जो बर्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम को। शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स रह गए थे, वही सेल्स डिवाइड करके बना देते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। अब मेरिस्टेम जो है वो हमने 3 टाइप का देख लिया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन वो था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किसके बेसिस पे था, लोकेशन के बेसिस पे। टिप पे है तो एपिकल मेरिस्टेम है ना, परमानेंट टिश्यूज के बीच में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और परमानेंट टिश्यूज के साइड में है तो लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो मेरिस्टेम है वो प्लांट की लाइफ में किस टाइम पे प्रेजेंट है, शुरुआत में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, लास्ट में, उसकी लाइफ में कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे अब मेरिस्टेम होता है 2 टाइप का, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। कितने टाइप का मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, 2 टाइप का। फर्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम। इट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की लाइफ का शुरुआती टाइम होता है उसमें प्रेजेंट होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम कराता है प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिलोंग्स टू प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जो हमने लोकेशन वाइज देखा था, लोकेशन वाइज प्राइमरी ग्रोथ कौन से मेरिस्टेम करा रहे थे, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिलोंग करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है और ये दोनों भी प्राइमरी ग्रोथ करा रहे थे। एक वर्ड आता है नेक्स्ट, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। यानी जो एम्ब्रियो की स्टेज पे प्रेजेंट होगा उस मेरिस्टेम को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या प्रोमेरिस्टेम। अब देखो हमारे पास प्रेजेंट था प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम यानी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। अब इससे बना प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बन गया प्राइमरी प्लांट टिश्यू। क्या बन गया, प्राइमरी प्लांट टिश्यू। अब अगर इसमें डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन होने के बाद ये बना है प्राइमरी प्लांट टिश्यू, तो क्या ये आगे डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन हो गया तो अब डिवीजन बंद हो गया। ठीक है, अब डिवीजन बंद हो गया, लेकिन हमें इसको फिर से डिवाइड करवाना है, फिर से डिवाइड करवाना है। तो अब इसमें होगा डी डिफरेंशिएशन। क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन बंद हो गया, डी डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन फिर से शुरू हो गया, डिवीजन फिर से शुरू हो गया। तो अब ये डिवाइड करके बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर होगा रीडिफरेंशिएशन। क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन बंद हो गया। रीडिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन फिर से बंद हो गया। रीडिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन फिर से बंद हो गया और अब रीडिफरेंशिएशन होके बन गया सेकेंडरी प्लांट टिश्यू। क्या बन गया, तो हमारे पास था प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम मतलब एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, उससे बना प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में हुआ डिफरेंशिएशन और बन गया प्राइमरी प्लांट टिश्यू। अब इसमें डिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हुई प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब अब वहां फिर से डिवीजन हो गया, चालू हो गया डिफरेंशिएशन फिर से, तो बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम से अभी हमें एक फाइनल एक स्ट्रक्चर बनाना है, फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब हमें डिवीजन बंद कराना है। अब डिवीजन बंद कराना है तो अब कौन सी प्रोसेस होगी, रीडिफरेंशिएशन। ये तीनों प्रोसेस पे स्टार मार लो, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन बंद, डी डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन चालू हो गया, रीस्टार्ट हो गया, और रीडिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन फिर से बंद हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेरिस्टेम पढ़ा हमने, प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट मेरिस्टेम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम हमें मिलता है प्लांट की जो लास्ट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, जो लास्ट की स्टेज, लेटर स्टेज, बाद की स्टेज में मिलेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम।
प्लांट में शुरुआत में कौन सा मेरिस्टम मिलता है? प्राइमरी मेरिस्टम। बाद में मिलेगा सेकेंडरी मेरिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी मेरिस्टम बना रहा था प्राइमरी प्लांट बॉडी, और सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएगा सेकेंडरी प्लांट बॉडी। और सेकेंडरी प्लांट बॉडी की जरूरत होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ग्रोथ है लेटरल, विड्थ वाइज ग्रोथ होगी। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जब हमने लोकेशन वाइज देखा था तो लोकेशन वाइज एक ही ऐसा था जो विड्थ वाइज ग्रोथ करा रहा था। कौन सा मेरिस्टम? लेटरल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम वो है प्राइमरी मेरिस्टम। कौन से मेरिस्टम? प्राइमरी। और लेटरल मेरिस्टम है सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, हमने क्या देखा? प्राइमरी ग्रोथ कौन कौन करा रहा था? शुरू से बोलो। एपिकल मेरिस्टम है ना, और एपिकल वाला कितने टाइप का था? रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। और दूसरा कौन सा था? इंटरकैलरी। कौन सा था? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये करा रहे थे प्राइमरी ग्रोथ, है ना। और साथ में इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टम के अंडर ही आएंगे। ये प्लांट की शुरुआती लाइफ में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली कौन सी थी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बस एक ही मेरिस्टम करा रहा था। कौन सा? लेटरल मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम? तो लेटरल मेरिस्टम आएगा सेकेंडरी मेरिस्टम के अंडर। किसके अंडर? ये प्रेजेंट होगा प्लांट की बाद की स्टेजेस में। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, आगे पूरे चैप्टर में बहुत यूज होगा। देखो, अब एक हमारे पास होता है वस्कुलर कैम्बियम। क्या होता है? वस्कुलर कैम्बियम। अब ये वस्कुलर कैम्बियम है ना, वस्कुलर वर्ड जहां भी आए, वस्कुलर का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये वस्कुलर कैम्बियम ना, ये तीन टाइप का है। एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और एक है कॉर्क कैम्बियम। कितने टाइप का वस्कुलर कैम्बियम? इंट्रा, इंटर और कॉर्क। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब देखो, जो ये तुम्हारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है प्राइमरी इन ओरिजिन बट इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की अगर हम ओरिजिन वाइज बात करें कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो ओरिजिन वाइज तो उसका ओरिजिन प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब प्लांट की शुरुआती लाइफ में बना है, पर काम वो क्या कर रहा है? कौन सी ग्रोथ करा रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ करा रहा है? सेकेंडरी। तो जो वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप का? तीन टाइप का। इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम। अब समझो, ये P से लिखा है मैंने फ्लोएम, X से लिखा है जाइलम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल मतलब उसमें होगा जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो वस्कुलर कैम्बियम है वो होगा इंट्रा। कौन सा? इंट्रा, क्योंकि ये अंदर ही है ना, अंदर ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। क्या बोलेंगे? इंट्रा। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा होगा? अब एक वस्कुलर बंडल ये और एक वस्कुलर बंडल ये, इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम होगा उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये भी कौन सा है? ये वाला इंट्रा। कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये हाँ, और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो ओरिजिन वाइज प्राइमरी, ओरिजिन वाइज प्राइमरी, और ग्रोथ कौन सी कराएगा? सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम में पढ़ रहे हैं ना। तो सेकेंडरी मेरिस्टम में हमने देखा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा? वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम तीन टाइप का, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम। लोकेशन आई समझ? ठीक है, अब ये थ्योरीज तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है तो इनको छोड़ो। अब नेक्स्ट आ जाओ परमानेंट टिश्यूज के ऊपर।
हमने कौन से टिश्यूज पढ़े हैं अब तक? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद कौन से टिश्यूज थे? परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? वहां डिवीजन चलता रहेगा, लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हो जाए तो अब आगे डिवीजन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन तब होता है जब हमें फाइनली कोई स्ट्रक्चर बनाना हो। जैसे यहाँ पे सेल्स ने डिवाइड होना शुरू किया। क्यों डिवाइड होना शुरू किया? क्योंकि उनको ये हाथ बनाना था, एक स्ट्रक्चर बनाना था। इसी तरीके से यहाँ मान लो मेरिस्टेम है, उन मेरिस्टेम ने डिवाइड किया, डिवाइड करते गए एक फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। फाइनल स्ट्रक्चर बन गया तो अब आगे डिवीजन नहीं होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो कौन से टिश्यू बनेंगे? परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सी प्रोसेस हुई है? डिफरेंशिएशन। क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के? दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होंगे? अब टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो इस टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे वो सारे लगभग कैसे होंगे? सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे, विच आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली सेम। वो स्ट्रक्चरली भी सेम होंगे और फंक्शनली भी सेम होंगे, इसीलिए इनको बोल रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इनके जो सेल है वो लगभग स्ट्रक्चरली भी सारे सेम है और फंक्शनली भी सारे सेम है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का। कितने टाइप का? तीन टाइप का। पहला है तुम्हारे पास पेरेन्काइमा। पहला क्या है? पेरेन्काइमा। दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का? तीन टाइप का। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब फर्स्ट आता है पेरेन्काइमा। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो, लेटरल मेरिस्टेम में हमने जो वस्कुलर कैम्बियम देखा वो तीन टाइप का, इंटरफेसिक्युलर, इंट्राफेसिक्युलर और कोर कैम्बियम। जो इंट्राफेसिक्युलर है वो ओरिजिन वाइज प्राइमरी, बट उसका काम सेकेंडरी ग्रोथ वाला है। ठीक है। प्राइमरी ओरिजिन होने का मतलब है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम प्लांट में शुरू से ही प्रेजेंट होगा, लेकिन कोर कैम्बियम और इंटरफेसिक्युलर प्लांट के अंदर बाद में बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था, वो तो हमारा हो गया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद क्या था? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो और कहीं से नहीं बनता, बल्कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी जब डिवीजन बंद हो जाएगा, तो कौन सा टिश्यू बनेगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे वो सारे सिमिलर टाइप के होंगे, सारे सेल्स एक जैसे होंगे और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर भी लगभग सबका सेम होगा। ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू होते तीन टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। It forms the main bulk of the plant body found in almost every part of the plant. प्लांट के लगभग हर पार्ट में हमें मिलता है पेरेन्काइमा। ठीक है। प्लांट के लगभग हर पार्ट में हमें क्या मिलेगा? पेरेन्काइमा मिलेगा। और पेरेन्काइमा और कुछ नहीं है बल्कि टिश्यू ही है। कैसा टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू। कैसा टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी पेरेन्काइमा और कुछ नहीं है बल्कि टिश्यू है। और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। अब ये जो टिश्यू है ना, ये हमें प्लांट के लगभग हर पार्ट में मिलेगा। लगभग हर पार्ट में मिलेगा। तो जो प्लांट का मोस्टली बल्क है, मतलब ज्यादातर जो वेट है प्लांट का, वो किसकी वजह से है? पेरेन्काइमा की वजह से है। अब पेरेन्काइमा जो है वो एक टिश्यू है, और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। तो यहाँ पे जो सेल होंगे वो ओवल होंगे। कैसे होंगे? ओवल होंगे, राउंड होंगे या फिर इलोंगेटेड होंगे। कैसे होंगे? इलोंगेटेड होंगे या फिर होंगे पॉलीगाइनल। कैसे होंगे? पॉलीगाइनल। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की शेप कैसी कैसी हो सकती है? ओवल, राउंड, इलोंगेटेड या पॉलीगाइनल। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो या तो एब्सेंट होगा या बहुत कम होगा। जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस
था ही नहीं, एब्सेंट था, इंटरसेल्यूलर स्पेस वहां एब्सेंट था। अब पेरेंकाइमा के सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो एब्सेंट होगा और अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंकाइमा के सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होंगे? लिविंग सेल्स होंगे विद वेरी थिन सेल्यूलोजिक वॉल। इनकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल के अराउंड क्या होती है? सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। और वो वॉल बहुत थिन होगी। कैसी होगी? बहुत थिन। और ये सेल्स कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। और जो न्यूक्लियस होगा वो भी डेंस होगा, ठीक है। तो डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इनके सेल्स के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंकाइमा क्या है? टिश्यू। और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। तो यहाँ पे जो दो सेल होंगे, पहली बात तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, या तो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा वो डेंस होगा। कैसा होगा? डेंस होगा। उसके बाद सेल के अराउंड होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल है ना वो बहुत थिन है। कैसी है सेल वॉल? थिन। और किससे बनी हुई है सेल वॉल? सेल्यूलोज से। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। इतना ठीक है। अब यहाँ के जो सेल है ना वो भी आइसोडायमेट्रिक है। कैसे हैं? आइसोडायमेट्रिक। मतलब सारे सेल्स का डायमीटर सेम होगा। आइसो वर्ड का मतलब क्या बताया था? सेम। अब सबका डायमीटर सेम है, मतलब सबका साइज लगभग क्या है? सेम है। और ये तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा ही था कि सबका साइज और फंक्शन और स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा, है ना। द बेसिक फंक्शन ऑफ पेरेंकाइमा इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, लिपिड एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी तुम्हें स्टोरेज का काम दिखे, स्टोरेज का काम जहां भी दिखे, मतलब कौन सा टिश्यू है? पेरेंकाइमा। तो पेरेंकाइमा का जो फंक्शन है वो क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज वो किस किस की कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ऑयल की, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द पेरेंकाइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ पेरेंकाइमा क्या है? टिश्यू। और टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो कुछ सेल ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वहां पे हो सकता है फोटोसिंथेसिस। क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस। दीज सेल्स आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। अब इन सेल्स को हम पेरेंकाइमा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, हाइड्रोफाइट्स होते हैं ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, क्योंकि हाइड्रा का मतलब क्या होता है? पानी, है ना। तो पेरेंकाइमा जो होगा उनके अंदर उसको हम बोलेंगे एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ये जो एरेनकाइमा होगा ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो देखो तीन चार बातें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंकाइमा में। पहला तो क्या कि पेरेंकाइमा के सेल्स लिविंग होंगे। कैसे होंगे? लिविंग। और पेरेंकाइमा टिश्यू में जो सेल होते हैं उनकी वॉल थिन होती है। और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। दूसरा काम इंपॉर्टेंट कि पेरेंकाइमा टिश्यू जो है वो अपने अंदर फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ऑयल हो सकता है या लिपिड हो सकता है। इतना ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा? टिश्यू है, पेरेंकाइमा एक टिश्यू है, उस टिश्यू में कुछ सेल होंगे। उन कुछ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट है तो वो कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये जो सेल हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है उनको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। अब इन हाइड्रोफाइट्स का जो पेरेंकाइमा होता है ना उसको पेरेंकाइमा नहीं बोलते, एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा एयर से रिलेटेड लग रहा है ना, तो एरेनकाइमा का काम क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। तो नॉर्मली तो पेरेंकाइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। लेकिन अगर क्लोरेनकाइमा है तो वो कराएगा कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। और अगर एरेनकाइमा है तो कराएगा गैसेस एक्सचेंज। इतना क्लियर है? उसके बाद आता है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा के जो सेल्स होंगे वो भी होंगे ओवल,
या होंगे राउंड या होंगे पॉलीगन। उसके बाद यहाँ पे भी इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होगी, अब ये बात आ गई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी सेल वॉल बनी होगी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो ये थिन होगी या थिक होगी? थिक होगी, क्योंकि एक चीज से नहीं बनी हुई ना, तीन तीन चीजों से बनी हुई है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। किस किस से बनी है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। जहां भी तुम्हें ये पेक्टिन वर्ड सुनाई देना तो समझ जाना प्रोटेक्शन के लिए, पी फॉर पेक्टिन, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो पेक्टिन किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। तो इनकी सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से, विच आर डिपॉजिटेड इन लार्ज अमाउंट इन कॉर्नर्स ऑफ द सेल। और ये जो होंगे ना तीनों मटेरियल, ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते पूरी सेल वॉल में, बिल्कुल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक सेल है उसके कॉर्नर्स में होंगे कौन? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। पूरी सेल वॉल में नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर्स में। ठीक है। कोलेनकाइमा इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। अब जो डाइकोट स्टेम होता है ना, उसकी एपिडर्मिस के नीचे हमें मिलता है कोलेनकाइमा। क्या मिलेगा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी कैसे सेल है? लिविंग सेल है। तो अब तक दो पढ़े हमने, पैरेन्काइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यू, दोनों कैसे हैं? लिविंग सेल है। ठीक है, सेल की शेप देख ली हमने। और क्या इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें? इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेक्टिन से बनी हुई है। ठीक है, और पॉलीगन। ठीक है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ना, ये डिपॉजिटेड होते सिर्फ कॉर्नर्स में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा हमें मिलेगा एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, और कैसे सेल है कोलेनकाइमा भी? लिविंग सेल है। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? टिश्यू, और टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो ये जो सेल होंगे ये डेड होंगे। कैसे होंगे सेल? डेड सेल होंगे। अब जहां भी डेड सेल आ जाए ना, उसका मतलब है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। अब अगर किसी में प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो कैसा सेल होगा? डेड सेल होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है लिविंग मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म नहीं तो सेल कैसा होगा? डेड। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे सेल से बना हुआ है? डेड सेल से बना हुआ है। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों होती है बहुत ज्यादा थिक? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होगा लिग्निन। क्या प्रेजेंट होगा? लिग्निन। अब देखो, जो पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत थिन थी क्योंकि उसमें सिर्फ सेलुलोज था। फिर हमने देखा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में सेलुलोज के साथ साथ आ गया हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। अब यहाँ क्या होगा? सेलुलोज भी है, हेमीसेल्यूलोज भी है और पेक्टिन भी है, पर उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया लिग्निन। क्या आ गया? लिग्निन। तो लिग्निन आने की वजह से सेल वॉल कैसी होगी? बहुत थिक हो गई। ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, ल्यूमेन ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड। अब ल्यूमेन का मतलब मैंने बताया रखा है तुम्हें? नहीं बताया। ल्यूमेन का मतलब होता है कैविटी। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? कैविटी। देखो, अब ये जो सेल है, ये एक सेल है, ये इस सेल का क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब कैविटी, इसके अंदर का खाली स्पेस, ये ल्यूमेन है इस सेल का। अब इसकी सेल वॉल अगर थिन है तो ल्यूमेन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। सेल वॉल थिन है तो ल्यूमेन क्या होगा? बहुत ज्यादा। एक ये सेल बना दिया, इसकी सेल वॉल थिक होगी तो इसके कंपैरिजन में इसका ल्यूमेन कम, कैविटी कम होगी ना अगर ये दीवार मोटी होगी तो, है ना? तो यही बात कह रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर क्या है? सेल वॉल क्या है? बहुत थिक। सेल वॉल थिक है तो ये जो कैविटी होगी ये ल्यूमेन होगा, ये कम होगा, है ना? समझ रहे हो इस बात को? सेल वॉल थिक तो ल्यूमेन कम। तो ल्यूमेन जो है इन सेल्स का वो रिड्यूस्ड है, मतलब साइज में छोटा है, क्योंकि सेल वॉल कैसी है? बहुत थिक है। अब सेल वॉल जो होती है स्क्लेरेनकाइमा की वो पिटेड होती है। कैसी होती है? पिटेड। अब पिटेड का मतलब समझो। पिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्पेस। जैसे ये एक सेल है, सेल इलोंगेटेड भी हो सकता है ना, शेप इलोंगेटेड भी हो सकता है सेल। तो यहाँ पे अगर ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर तो उसको बोलेंगे कि ये सेल जो है इसमें पिट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिट्स। मतलब यहाँ अगर छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट है ना तो उनको बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। तो इसकी सेल वॉल है पिटेड। क्या है? पिटेड। मतलब यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट है। ठीक है,
हाँ, छोटे छोटे। Sclerenchyma exist in two forms on the basis of form, origin, structure and development। अब ये जो sclerenchyma है ये टू टाइप का होगा, किस किस बेसिस पे, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका ओरिजिन कैसा है, इनकी शेप कैसी है, और फॉर्म मतलब शेप, और इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, उस बेसिस पे स्क्लेरेंकाइमा कितने टाइप का, दो टाइप का। अब दो टाइप का स्क्लेरेंकाइमा होगा, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। कैसा होगा, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। अब फाइबर तुम्हें नाम से ही दिख रहा है, लंबा लंबा होगा ना, तो फाइबर्स जो होंगे वो इलोंगेटेड होंगे। फाइबर्स कैसे होंगे, इलोंगेटेड मतलब थोड़े लंबे होंगे, और उनके टेपरिंग एंड्स होंगे। कैसे एंड्स होंगे, टेपरिंग। हाँ, जैसे ये देखो, इसका एंड कैसा है, बिल्कुल नुकीला है ना, तो इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड। क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड। और ये इलोंगेटेड भी है, लेकिन इसका एंड कैसा है, टेपरिंग। तो जो फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड होंगे और उनका एंड होगा टेपरिंग। देन मोस्टली ये हमें मिलेंगे बंडल्स की फॉर्म में। जैसे इसके आगे एक और लग गया, एक और लग गया, तो क्या बन जाएगा, पूरा बंडल बन जाएगा। तो फाइबर हमें मिलेंगे बंडल्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब ल्यूमेन तो इनका कम ही होगा। फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेंकाइमा ही है, स्क्लेरेंकाइमा है तो ल्यूमेन क्या होगा, बहुत कम। अब ये हमें मिलते हैं वस्कुलर टिश्यूज के अंदर। किसके अंदर मिलेंगे, वस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो फाइबर्स हमें मिलेंगे जाइलम में और फ्लोएम में। उसके बाद आते हैं स्क्लेरिड्स। अब स्क्लेरिड्स जो है वो या तो स्फेरिकल होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे। इनकी शेप कैसी होगी, या तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होगी। और ये हमें सिंगल भी मिल सकते हैं या फिर बंडल की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ बंडल्स की फॉर्म में मिले, और ये सिंगल भी मिल सकते हैं और बंडल्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ल्यूमेन इनके अंदर भी बहुत कम होगा, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा ये भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, स्क्लेरिड्स हमें कहाँ कहाँ मिलता है। स्क्लेरिड्स हमें मिलेगा टी लीव्स के अंदर। किसके अंदर, चाय की पत्तियों के अंदर। दूसरा जो गवावा, ग्रेप्स, पियर और सपोटा, ये फ्रूट्स हैं। गवावा, ग्रेप्स, पियर और सपोटा, इनके पल्प के अंदर जो गुद्दा होता है ना मेन फ्रूट का, उसमें हमें मिलता है स्क्लेरिड। क्या मिलेगा, स्क्लेरिड। ठीक है, नेक्स्ट है सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। जो दाल होती है ना, दाल का जो सीड कोट होगा उसके अंदर भी मिलेगा स्क्लेरिड्स। नेक्स्ट है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जो नट्स होते हैं उनकी फ्रूट वॉल में भी हमें मिलता है स्क्लेरिड्स। तो कहाँ कहाँ मिलेगा स्क्लेरिड्स, पहले और सपोटा के पल्प में, और सीड कोट में, नट्स है ना, नट्स की फ्रूट वॉल में। स्क्लेरेंकाइमा क्लियर हुआ। अब परमानेंट टिश्यू हमने देखा था कितने टाइप का, दो टाइप का कौन कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, अनलाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। अब जो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे थे उसमें सारे सेल्स एक ही टाइप के थे और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे सारे सेल्स एक ही टाइप के नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, है ना। एक से ज्यादा टाइप के सेल हो सकते हैं और वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का, दो टाइप का, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम जो होता है ना वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। ठीक है, तो जाइलम कैसा टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू। ये क्या कंडक्ट करता है, किसको लेके जाता है, वाटर को और मिनरल्स को। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर और मिनरल्स का। अब देखो जो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो मिट्टी के अंदर है, रूट्स। तो रूट्स खींचेंगे पानी को, है ना। तो जाइलम का क्या काम है, वो रूट्स से लेके जाएगा प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक, क्योंकि पानी खींचने का काम तो कौन कर रहा है, रूट। तो रूट से जाएगा पानी और प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम। पानी भी और मिनरल्स भी, ठीक है, वाटर एज वेल एज मिनरल्स। उसके बाद जो फ्लो है यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का वो यूनी डायरेक्शनल है। जहां भी यूनी वर्ड आ जाए, यूनी का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो जाइलम जो अपना काम करता है वो बस एक डायरेक्शन में करता है, और वो डायरेक्शन क्या है, रूट से बाकी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो
जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब रूट से Stem. स्टेम की तरफ। अब जाइलम है दो टाइप का। जाइलम कितने टाइप का? दो टाइप का, प्राइमरी जाइलम और Secondary. सेकेंडरी जाइलम। अब ये जो आएगा ना टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन, ये कल करेंगे।